हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को समझेंगे एंड फाइनली उसके फिजियोलॉजी को समझ लेंगे कि किस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर कंप्लीट टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम पिजन या किसी बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो पिजन या बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा यूनिकली डिजाइंड होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मोड ऑफ लाइफ है वो एरियल होता है। तो इनके एरियल मोड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है सो दैट कि उनका जो बॉडी वेट है वो ओवरऑल ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर उनका बॉडी वेट ज्यादा हो जाएगा तो फ्लाइट करने में केपेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए आप देखेंगे कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो लिवर होता है, लिवर के अंदर आप देखेंगे गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है उसका साइज छोटा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके जो बीक होता है उसके अंदर टीथ आपको देखने को नहीं मिलता। इस तरीके के एडेप्टेशंस होते हैं जो कि इनके जो फ्लाइट वाला जो एरियल मोड ऑफ लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर मेनली आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। यानी यहाँ पर आपको माउथ भी देखने को मिलता है और वेस्ट के एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्लोएका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको दो ओपनिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होगा। ठीक है, अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक ट्यूब का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपको ये सबसे चीज अच्छे से याद रखनी है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कहीं पे डायमीटर ज्यादा होगा, कहीं पे डायमीटर कम होगा। ठीक है, कैसे कहां पर ज्यादा होता है कहां पर कम होता है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यह समझना है कि जो बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि बर्ड को कंटिन्यूअसली फ्लाइट करना होता है। अब कंटिन्यूअसली फ्लाइट करना है तो इस केस में बर्ड्स को चाहिए कि वो जो भी चीज खा रहा है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से एडेप्टेड होता है, इस तरीके से बना होता है कि यहाँ पर ये जो फूड का डाइजेशन होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से फूड का डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे इनको कंटिन्यूअसली फ्लाइट मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और वो तब पॉसिबल है जब ये क्या है, कंटिन्यूअसली फूड खा रहे हो और उनका जो फूड है बहुत तेजी से डाइजेस्ट हो। ठीक है, इनके बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इवन ऐसा बोला जाता है कि बर्ड को अपने बॉडी वेट का लगभग आधा वेट का फूड खाना ही पड़ेगा सो दैट कि वो एफिशिएंटली फ्लाइट कर पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो एफिशिएंट फ्लाइट नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड ग्लैंड्स को समझ लेंगे, देन उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं। तो अगर हम बात करें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी, किसी भी बर्ड की या फिर अगर हम बात करें पिजन की, ठीक है, तो अब देखेंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा यूनिकली डिजाइंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखना है कि जो बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर टीथ एब्सेंट होता है, यानी बर्ड्स के अंदर आपको टीथ देखने को नहीं मिलेगा और ये क्या करता है, इसके एरियल मोड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए होता है। ये चीज आपको याद रखना है, सिस्टम को हाईली एफिशिएंट बनाने के लिए होता है। ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के साइज की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू बॉडी साइज।
यानी जो मतलब कि बर्ड की जो बॉडी साइज होती है उसके कंपैरिजन में इसके एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। छोटा क्यों होता है? सो दैट कि कम से कम मतलब जितना छोटा होगा उसका वजन कम होगा, उतना आसानी से उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा और आसानी से वो फ्लाइट कर सकता है। ठीक है, इसलिए उनका यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है इट्स डिफरेंट पार्ट, इसका जो बहुत डिफरेंट पार्ट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये फूड को बहुत ही कम समय में डाइजेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही कम समय में फूड का एसिमिलेशन हो जाता है, सो दैट कि फूड के एसिमिलेशन के बाद बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी मिलता रहे, सो दैट कि वो सबसे कठिन काम जो है उड़ने का वो आसानी से कर सके। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की मदद से डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं, देन पीपीटी की मदद से सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेंगे, सो दैट कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सो अगर हम बात करें बर्ड का या पिजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, सो आप देखेंगे माउथ के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से बीक प्रेजेंट होता है, जिसमें से ऊपर वाला पार्ट होगा अपर बीक और जस्ट नीचे वाला क्या होगा, लोअर बीक। ठीक है, अब ये जो लोअर बीक है, लोअर बीक के फ्लोर पर आपको क्या है, एक ट्रायंगुलर टंग देखने को मिलता है जो आगे से पॉइंटेड होता है, आगे से क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, माउथ के जस्ट पीछे, माउथ के जस्ट पीछे क्या होता है, आपका बक्कल कैविटी होता है। ठीक है, माउथ के जस्ट पीछे क्या होगा, आपका बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है, और इस बक्कल कैविटी के अंदर आपको बेसिकली क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और फूड को बेसिकली सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपका माउथ होगा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी आता है, और बक्कल कैविटी के बाद स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, आपका फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स के अंदर हम देखेंगे, जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल्स है, और यहाँ पर जो ये नेयर्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स है, वो ट्यूब की मदद से पीछे की तरफ खुलते हैं, यानी पोस्टीरियर नेयर्स की फॉर्म में खुलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि पीछे की तरफ यहाँ पे यूस्टिचियन ट्यूब प्रेजेंट होता है, जो ईयर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाक है, नाक की ओपनिंग भी होगी यहाँ पे इंटरनल या पोस्टीरियर नेयर की फॉर्म में, और उसके बाद जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो 2 ईयर्स हैं, बेसिकली अगर बात करें जो प्रेशर बैलेंस करने के लिए, यहां पर दोनों मिडिल ईयर से क्या होगा, 2 ट्यूब निकलते हैं। जैसे सपोज करो ये 2 मिडिल ईयर है, 2 ईयर है, ठीक है, तो दोनों ईयर से क्या होते हैं, इस तरीके से ट्यूब निकलते हैं। हमारे में यूजुअली क्या है, 2 यूस्टिचियन ट्यूब होते हैं, लेकिन बर्ड्स में क्या होगा कि ये जो मिडिल ईयर से जो ट्यूब आते हैं ये आपस में फ्यूज होके एक कॉमन ओपनिंग से खुलते हैं। तो यहां पर आपको एक ओपनिंग देखने को मिलता है, वो भी फेरिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो यूस्टिचियन ट्यूब होगा, वो यूस्टिचियन ट्यूब क्या है, आपके पोस्टीरियर नेयर्स के पीछे प्रेजेंट होता है, जिसको अभी हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझना है कि पहले माउथ होगा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके नोज से जो इंटरनल लेयर्स खुलेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, ईयर से यूस्टिचियन ट्यूब का ओपनिंग होती है। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या होता है, आपका ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फेरिंग्स किसमें ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होगा, और ये जो ईसोफेगस है थ्रू आउट द लेंथ ट्यूबुलर चलता रहेगा, यहां तक तो उसकी जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बर्ड के नेक के पास आता है, यहाँ पर नेक के पास आता है, वैसे ही यहाँ पर जो इसका सिंपल सा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस बेसिकली थोड़ा सा साइज में अपने आप को इंक्रीज कर लेता है और बाइलोब्ड हो जाता है। ठीक है, ऊपर के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो थिक होते हैं, लेकिन नीचे जैसे ही ये इस तरीके से एक्सटेंड होता है और अपने आप को 2 लोब में जब कन्वर्ट करता है, उस समय इसका जो मेम्ब्रेन हो जाता है, वो मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, अब इसी मेम्ब्रेन को हम बेसिकली बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, अब ये जो क्रॉप है, ये बर्ड्स के अंदर टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन की तरह वर्क करता है, सो दैट आपने देखा होगा कि जब भी बर्ड्स को खाना मिलता है तो बहुत तेजी से वो दाना चुगना स्टार्ट करता है, बहुत तेजी से सारे जो ग्रेन्स होते हैं उसके अपने अंदर लेता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, टेम्पररीली यहाँ पर स्टोर कर लेता है, यहाँ पर क्या कर लेता है, टेम्पररी स्टोर कर लेता है क्रॉप के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है, वो म्यूकस क्या करेगा, इस फूड को यहाँ पे सॉफ्ट बनाने का भी काम करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो क्रॉप होता है, क्रॉप के अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या होंगे, टूटते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स के टूटने की वजह से यहाँ पर एक चीजी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पिजन मिल्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रॉप है, क्रॉप के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके डीजेनरेशन की वजह से यहाँ पर एक चीजी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है,
और इस चीजी सब्सटेंस को हम बोलते हैं पिजन्स मिल्क। ठीक है, ध्यान रखना है कि पिजन्स मिल्क आपको मेल पिजन में भी देखने को मिलेगा और फीमेल पिजन्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पिजन मिल्क है तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है मिल्क कौन सिक्रीट करता है, फीमेल करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पिजन के केस में चाहे वो मेल पिजन हो या फिर फीमेल पिजन हो, वो दोनों ही यहाँ पर पिजन मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। और ये जो इनका सिक्रीशन होता है वो ब्रीडिंग के समय होता है, जब मेल और फीमेल के समय जब ब्रीडिंग होता है तब आता है। ठीक है, अब ये जो आपका पिजन्स मिल्क है वो क्या होगा, ये यहाँ से रीगर्जिटेट होके माउथ में आता है और माउथ में आने के बाद ये जो बर्ड है ये क्या करता है, अपने यंग बर्ड्स को या यंग वंस को फीड करवाता है। और उनको ये तब तक फीड करवाता है जब तक वो खुद से अडल्ट ना हो जाए और खुद से ग्रेन्स के ऊपर फीड करना ना स्टार्ट कर दे, तब तक ये पिजन्स मिल्क उनको मतलब फीड करवाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि ये क्रॉप के जस्ट बाद फिर से ईसोफेगस आएगा। अब ये जो ईसोफेगस है अब जाके ओपन होता है आपके स्टमक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ईसोफेगस है आगे जाके ओपन होता है आपके स्टमक में। स्टमक के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिल जाता है। जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, अब ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ईसोफेगस थोड़ा सा बेसिकली इनलार्ज हो गया है, फैल गया, एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, स्टमक का सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस और इसी के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गास्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, जिसके अंदर पेप्टिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि यहां पर गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, गिजार्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो गिजार्ड है बेसिकली एक टफ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर फूड की अच्छे से मैकेनिकल ग्राइंडिंग की जाती है। बेसिकली क्या होगा कि जब भी कोई पिजन है वो ग्रेन्स के साथ कुछ पेबल्स को भी खा लेता है। ठीक है, यानी कुछ कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ खा लेता है। ठीक है, अब वो जैसे ही कंकड़ पत्थर इसके अंदर आते हैं तो गैस्ट्रो ये जो आपका जो गिजार्ड है इसके अंदर आके कंकड़ पत्थर स्टोर हो जाएंगे। तो जब जनरली क्या होता है यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं गिजार्ड के अंदर, तो गिजार्ड के अंदर जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो इसके अंदर फूड आता है उसकी मैकेनिकल चर्निंग हो जाती है, उसको अच्छे से क्या कर दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है। अब जब यहाँ पे फूड ग्राइंड हो जाता है, ऊपर से जो गास्ट्रिक जूस है वो जब मिल जाते हैं, तब काइम बनके ये किसके अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको हम डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट है वो उसको डिओडिनम बोलते हैं और ये डिओडिनम है वो यू शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यू शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो यू शेप का ये जो सबसे आगे वाला जो पार्ट है इसको पैरोक्सिमल एंड बोलेंगे और ये वाला इसका डिस्टल एंड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है पैरोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड ऑलमोस्ट दोनों सेम हाइट पर होते हैं। और यहां पर ध्यान रखना कि ये जब जनरली स्टमक से डायरेक्टली आपके इसके अंदर आता है ईसोफेगस के अंदर, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये क्या करता है, फूड के रीगर्जिटेशन से या फूड के बैक फ्लो से इसको बचाने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो यू शेप का डिओडिनम है, इस डिओडिनम के बीच में ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं पेंक्रियाज। तो इसके बीच में पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है और उस पेंक्रियाज से आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से 3 ट्यूब्स निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 ट्यूब्स निकलते हैं और ये जो तीनों ट्यूब्स है ये डिओडिनम के डिस्टल पार्ट में जाके ओपन होता है। आगे वाला पार्ट क्या होगा, इसका पैरोक्सिमल पार्ट, और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, इसका डिस्टल पार्ट। तो यहां से क्या होगा, जो पेंक्रियाज है वहां से 3 ट्यूब निकलेंगे और 3 ट्यूब कहां पर, डिस्टल एंड ऑफ या बोल सकते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ डिओडिनम में जाके ओपन होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद जो आपका सिंपल सा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जस्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम इलियम बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इलियम बोलेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, जेजुनम गायब है। ठीक है, यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आपके डिओडिनम, जेजुनम और इलियम होता है, तो यहाँ पे डिओडिनम गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, इलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इलियम थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 75 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो डायमीटर है यूनिफॉर्मली होता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है और ये जाके यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेक्टम और एक होता है कोलन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टम या इसको क्लोएका वाला पार्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या कि जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ऐड होता है या जुड़ता है, वहां पर इस तरीके से आपको एक मतलब फिलामेंटस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको रेक्टल सीकी बोलते हैं।
ये जो रेक्टल सीकी है इसका ऐसा माना जाता है कि इसका जो काम होता है ये पानी के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो इलियम वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको विलाई बोलते हैं, जो कि फूड के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जो भी फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी वेस्ट है वो आपके क्लोएका में चला जाता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था कि क्लोएका बेसिकली एक ऐसा चैम्बर होता है जहां पर 3 चीजों की एक साथ ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसमें से एक होगा डाइजेस्टिव ट्रैक की, एक होती है यूरोजेनाइटल ट्रैक की, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, ठीक है। यानी क्लोएका क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो तीनों चीज यहाँ पर क्लोएका पे ओपन होगी, और उसके बाद क्या है, यहाँ से वेस्ट बिल्कुल बोल सकते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को पीपीटी की मदद से समझ लेंगे, सो दैट कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा ये जो लेक्चर का जो पीडीएफ है, आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से डाउनलोड करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो एक बार जाकर आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, सो दैट कि आपको नोट्स बनाने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा पढ़िए और डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होता है, पिजन का एक लॉन्ग क्वाइल्ड वेरिंग डायमीटर का ट्यूब होता है। वेरिंग डायमीटर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे डायमीटर कुछ है, यहाँ पे डायमीटर कुछ और हो गया, यहाँ पे डायमीटर कुछ और हो गया, यहाँ पे डायमीटर कुछ और हो गया, तो यानी एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब है जिसका जो डायमीटर है वो जगह जगह पर बदलता रहता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बक्कल कैविटी, फिर आ जाता है फेरिंग्स, फिर आ जाता है ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली क्या है, क्लोइकल अपर्चर में जाके इसकी ओपनिंग यानी वो वहां से एग्जिट कर लेता है, ठीक है। यानी माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल डिजाइंड होता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ के साथ। अगर हम माउथ की बात करें तो आप देखेंगे कि जो माउथ है एक वाइड स्लिट ओपनिंग होती है, यानी एक चौड़ा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज्यादा वाइड, एक बहुत चौड़ा ओपनिंग होता है माउथ का, ये चीज आपको याद रखना है। और माउथ के ऊपर और नीचे आप देखेंगे कि बीक प्रेजेंट होता है, हॉर्नी बीक प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो माउथ है, माउथ कहां पर ओपन होता है, माउथ के जस्ट नीचे बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है, तो माउथ आपका बक्कल कैविटी में ओपन होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बक्कल कैविटी। अगर बक्कल कैविटी का इंटीरियर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको उसमें एज सच ज्यादा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या है, आपका फीचरलेस स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम बात करें तो इसका जो फ्लोर होता है बक्कल कैविटी का, उसके अंदर आपको टंग देखने को मिल जाएगा, और ये जो टंग होता है वो लार्ज होता है, नैरो होता है। अगर बात करें तो ट्रायंगुलर होगा और आगे की तरफ पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, लार्ज नैरो पॉइंटेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होता है टंग, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे टंग के ऊपर आपको बेसिकली टेस्ट बर्ड्स देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फूड को सॉफ्टन करने का काम करता है। अब क्योंकि यहाँ पर बीक के अंदर दांत तो है नहीं, तो अब दांत है नहीं तो फूड की जो चर्निंग होती है वो माउथ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फूड की चर्निंग अगर यहाँ पर नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, डायरेक्टली जो टंग है उस फूड को डायरेक्टली अंदर की तरफ धकेल देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो टंग है, टंग का काम होगा फूड को मैनिपुलेट करना, उसको बेसिकली बक्कल कैविटी से फेरिंग्स और उसके बाद ईसोफेगस के अंदर बेसिकली मेस्टिकेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये चीज मेस्टिकेशन में हेल्प करने का काम करता है, आपको ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेरिंग्स की। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या है, बेसिकली बक्कल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। बक्कल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस फेरिंग्स के अंदर आपको इलोंगेटेड अपर्चर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान दो, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये फेरिंग्स का है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ध्यान देंगे, ये फेरिंग्स का डायग्राम है, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजों की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये जो नॉस्ट्रिल है इसका जो नेयर्स होता है, यहां पर इस तरीके से देखो इंटरनल नेयर्स की 2 ओपनिंग देखने को मिल रही है।
उसके जस्ट बाद यूस्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग देखने को मिलती है। ये जो यूस्टिशियन ट्यूब है, ये यूस्टिशियन ट्यूब कहां से आता है? ये बेसिकली कानों से आता है, ठीक है। इसका काम होता है प्रेशर बैलेंस करने का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यूजुअली दो ट्यूब होते हैं, लेकिन पिजन्स के केस में क्या है कि जो मिडिल ईयर से जो दो ट्यूब आते हैं वो आगे की तरफ फ्यूज होकर सिंगल यहाँ पर ओपनिंग बनती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इंटरनल लेयर के पोस्टीरियर स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दे आर लार्जली कवर्ड बाय द पैलेटल फोल्ड्स ऑफ द स्कल ऑफ द रूफ, ठीक है। इन ये जो ओपनिंग्स है इसके ऊपर इस तरीके से पैलेटाइन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बीच में ये छुपा हुआ होता है। कुछ इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये छुपा हुआ होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि नेयर के पीछे जो इंटरनल नेयर है उसके पीछे आपको यूस्टिशियन या जिसको हम फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब बोलते हैं, इसकी ओपनिंग होती है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि जो फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर ही अगर हम बात करेंगे कि यहीं पर क्या है, मिडिल ईयर की एक ओपनिंग होती है, जस्ट अभी आपको मैंने बता ही दिया, यूस्टिशियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर यहां पर आप देखेंगे कि जो ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा होता है? विसरल पाउच से हो रहा होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट विसरल पाउच है इसको हम बेसिकली तब पढ़ेंगे जब हम बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे, तब इसको विसरल पाउच के बारे में समझेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि ये जो ट्यूब है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो विसरल पाउच से होता है, ठीक है। विसरल पाउच क्या होता है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर फेरिंग्स के फ्लोर की बात करें, ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो फेरिंग्स है उसके फ्लोर की बात करें तो यहां पर इस तरीके से आपको एक ओवल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और ये बेसिकली ट्रैकिया में जाके ओपन होता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से एक ओवल ग्लॉटिस देखने को मिलता है जो कि ट्रैकिया में जाके खुलेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईसोफेगस की। तो फेरिंग्स के जस्ट पीछे जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। सो ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस एक लॉन्ग डिस्टेंसिबल ट्यूब है। डिस्टेंसिबल का मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है, ठीक है। सो डिस्टेंसिबल ट्यूब है जो बेसिकली क्या करता है, जो स्वालोड फूड है उसको फेरिंग से कहां तक ले जाने का काम करता है? स्टमक तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। जो फेरिंग से जो फूड आता है उसको स्टमक तक ले जाने का काम करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो नेक का बेस है, जनरली ये जो बर्ड है इसका ये नेक है, नेक का जो बेस है यहाँ पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक है, बर्ड का जो बेस है नेक का, वहां पर आपको जो ईसोफेगस है वो एक्सपेंड करता हुआ दिखेगा, और जब एक्सपेंशन होता है तो वो थिन वॉल्ड बाइलोब सैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। यानी यहाँ पर क्या होगा, फूड स्टोर होता है और म्यूकस सिक्रीशन इस फूड को सॉफ्ट करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा यहीं पर पिजन मिल्क का फॉर्मेशन भी होता है। पिजन मिल्क कैसे बनता है? तो ये जो आपका क्रॉप है उसका जो एपिथेलियम सेल है, उस एपिथेलियम सेल के ब्रेकडाउन से यहाँ पर पिजन मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर पानी का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटीन का अमाउंट, और उससे सबसे कम क्या होता है? आपका फैट का अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं पिजन मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिजन मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है कि पिजन मिल्क बोथ मेल एंड फीमेल पिजन दोनों ही सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, क्रॉप की बात करें तो क्रॉप का काम होता है पिजन मिल्क का सिक्रीशन करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और भी ध्यान रखना कि जो क्रॉप है वो किसी तरीके का एंजाइम भी सिक्रीट नहीं करता, ये भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना कि क्रॉप क्या है, किसी तरीके का एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता, ठीक है। पिजन मिल्क बनाता है बट किसी तरीके का एंजाइम का सिक्रीशन क्रॉप नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो क्रॉप है उसका काम होता है पिजन मिल्क का सिक्रीशन करना, ठीक है। और ये पिजन मिल्क बनता कैसे है? तो उसका फॉर्मेशन डीजेनरेटेड लाइनिंग सेल्स ऑफ बात कर सकते हैं, सिंपल सा जो भी एपिथेलियल लाइनिंग्स है उनके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, और उसको बनाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पिजन मिल्क है एक न्यूट्रिशियस सेक्रीशन है जिसके अंदर आपको पानी, फैट, प्रोटीन, उसके अलावा लैक्टोज, ये सारी चीजें मिल सकती हैं, जिसको क्या करता है, जो पेरेंट पिजन है वो यंग बर्ड्स को फीड करवाने का काम करवाता है। ये चीज आपको याद रखना है। मींस कि यहां पर ये बनेगा,
बनने के बाद ये जो पिजन मिल्क है ये रीगर्जिटेट होकर दोबारा से माउथ में आता है। माउथ में आने के बाद ये जो पिजन है ये अपने यंग वन के माउथ में जाके इसको रख देता है, जिससे कि वो खा लेते हैं इसको और उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, और ये चीजें तब तक चल रही होती हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा जो यंग है वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए और अपने आप को बेसिकली क्या है ग्रेन्स के ऊपर फीड करने ना लग जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तब चल रही होती है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ईसोफेगस तक। ठीक है, अब जो ईसोफेगस है वो स्टमक में ओपन होगा। ठीक है, तो स्टमक का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, और ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है ये ऐसा लगता है जैसे कि ये ईसोफेगस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है या ईसोफेगस के अंदर ही एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें पिजन के स्टमक की तो उसको हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको हम प्रोवेंट्रिकुलस बोल सकते हैं और ये ग्लैंडुलर होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर का मतलब इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गास्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, जिसके अंदर पेप्टिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है मस्कुलर वेंट्रिकुलस या जिसको हम गिजार्ड भी बोलते हैं, यानी उसके जो दूसरा पार्ट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मैकेनिकल चर्निंग होती है फूड की। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोवेंट्रिकुलस के बारे में। तो प्रोवेंट्रिकुलस अगर बात करें तो ये वाला आप जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो इसको हम प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं। ठीक है, ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स का यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या करेंगे एंजाइम्स का सिक्रीशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जो प्रोवेंट्रिकुलस है वो एक छोटा सा थिक वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर जो थिक म्यूकस है वो गास्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोवेंट्रिकुलस है इसके राइट साइड में एक रेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या है पेरिटोनियम के राइट साइड अटैच्ड होगा, यानी प्रोवेंट्रिकुलस के जो पेरिटोनियम है उसके राइट साइड ये प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवेंट्रिकुलस के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं गिजार्ड, यानी स्टमक का जो दूसरा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे गिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली देखेंगे लार्ज है, हार्ड और लिटरली कंप्रेस स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप बाई कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके जो वॉल्स होते हैं थिक और मस्कुलर होते हैं, काफी ज्यादा मस्कुलर होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। बीच में छोटा सा ल्यूमेन होता है, छोटा सा स्पेस खाली होता है जिसके ऊपर आपको एपिथेलियम की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, और ये कैसा होता है रफ और हॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, येलो ग्रीन कलर का होगा। यानी कि जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है गिजार्ड दिख रहा है, तो इसके ऊपर एपिथेलियम की लाइनिंग होगी और ये रफ होगा और ये येलो ग्रीन कलर का होगा, और इसके अंदर जो फूड होता है फूड की ये चर्निंग करता है, इसको पीसने का काम करता है, इसको अच्छे से ग्राइंड करने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो इसके अंदर भी आपको ट्यूबुलर ग्लैंड्स देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। गिजार्ड के अंदर आपको छोटे छोटे ग्रिट देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हम गैस्ट्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, अभी जो पत्थर हैं बेसिकली क्या करेंगे कि जब गिजार्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो इन पत्थरों की मदद से फूड का जो चर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है उसको बेसिकली ग्राइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो ये स्टोन है ये गिजार्ड को हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी जो गिजार्ड है ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और इसको ओपन जहां पर ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से वहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग हो रही है तो यहीं पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं या पाइलोरस बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो वॉल होता है इसका काम होगा कि फूड के रीगर्जिटेशन से रोकने का। ठीक है, यानी फूड को रीगर्जिटेट होना नहीं देता, बैक फ्लो नहीं होने देता, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो मिडगट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो एक नैरो ट्यूब ऑलमोस्ट अराउंड 75 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें जो एंटीरियर पार्ट होगा उसको डियोडिनम बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट को इलियम बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देख ही लिया था। आगे वाला पार्ट क्या है डियोडिनम जो कि यू शेप का होता है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या होगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको इलियम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे विलाई आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियोडिनम की बात करते हैं। तो अगर हम डियोडिनम की बात करें तो डियोडिनम क्या है गिजार्ड को डॉर्सल पॉइंट पे छोड़ता है या वहां से निकलता है उसके डॉर्सल पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्लस जो डियोडिनम के अंदर
जनरली अगर हम बात करें कि जो स्टमक है और जो डियोडिनम है इसके बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, लेकिन अगर हम बात करें ईसोफेगस और जो स्टमक है उसके बीच में भी तो एक स्फिंक्टर होगा जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो यहां वाला जो आपका नीचे वाला जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि कार्डियक स्फिंक्टर और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर दोनों, या कार्डियक वाल्व या फिर आप बोल सकते हो पाइलोरिक वाल्व, दोनों क्या होते हैं, सेम मतलब कि सेम हाइट पर होते हैं। तो यही चीज यहां पर मेंशन कर रखी है कि जो कार्डियक ओपनिंग है और जो आपकी इसके अंदर अगर हम बात करें पाइलोरिक ओपनिंग है, दोनों क्या होते हैं, सेम हाइट पर होंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो डियोडिनम है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और इस यू शेप के अंदर ही पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ध्यान दो, ये यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है और इसी के अंदर ये पैंक्रियास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा, इंटरनली अगर हम बात करें डियोडिनम को अगर अंदर से देखें तो उसके अंदर आपको विलाई देखने को मिल सकते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो गॉबलेट सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, या इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब डियोडिनम के अंदर आप देखेंगे कि जो पेंक्रियास से निकलने वाले जो तीन बाइल डक्ट, तीन जो डक्ट्स हैं वो रिलीज होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जनरली जो लिवर है, लिवर से आने वाला जो डक्ट है वो भी ओपन होगा। तो डियोडिनम के अंदर दो तो बाइल डक्ट और तीन पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डियोडिनम में किसकी किसकी ओपनिंग होती है और ट्यूब्स के नंबर क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डियोडिनम के अंदर दो पैंक्रियाटिक डक्ट, दो बाइल डक्ट और तीन पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलियम। तो जो मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या है, बहुत लंबा और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है और इसका डायमीटर भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो ये जो इलियम है इसके अंदर आपको बहुत सारे माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको विलाई बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए एरिया को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलता है वहां पर आपको एक रीनल सीकी देखने को मिल जाएगा जो कि पानी एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, जैसे सिलेंडर इलियम आपका डायरेक्टली डायमीटर जनरली लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मतलब कि जब जुड़ेगा तो उन दोनों के डायमीटर में सच आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन दोनों का जब जंक्शन होता है, किन दोनों का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वहां पर रीनल सीकी प्रेजेंट हो। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है वहीं पर आपको रीनल सीकी देखने को मिल जाता है जो कि पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये पानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो आप देखेंगे एक शॉर्ट ट्यूब होता है क्योंकि यहाँ पर जो फीकल मैटर है उसको हमें स्टोर नहीं करना होता है, तुरंत के तुरंत एलिमिनेट करना होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर रेक्टम पार्ट होता है और पोस्टीरियर वाला पार्ट आपका क्लोएका होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट आपका रेक्टम हो गया, पोस्टीरियर वाला पार्ट क्लोएका होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टम। तो यहाँ पर रेक्टम छोटा सा नैरो 4 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और इसकी जो ओपनिंग होती है क्लोएका में होती है और क्लोएका को गार्ड करने के लिए यहाँ पर एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोएका। तो मैंने भी आपको बताया जो क्लोएका होता है, क्लोएका के अंदर मेनली 3 चीजों की ओपनिंग होती है, ठीक है। एक होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसके क्लोएका की बात करें तो क्लोएका के अंदर आप देखेंगे 3 चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाता है। जो सबसे एंटीरियर चैम्बर है उसको कॉप्रोडिकम बोलते हैं, मिडिल चैम्बर को यूरोडिकम बोलते हैं और पोस्टीरियर को प्रोक्टोडिकम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे कॉप्रोडिकम देखने को मिल रहा है, यूरोडिकम देखने को मिल रहा है और प्रोक्टोडिकम देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोक्टोडिकम है इसका जो साइज होता है थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और इसके डॉर्सल साइड पे आपको बुर्सा फेब्रिसी देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ एक लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीन ओपनिंग्स होंगी और उसके अलावा यहाँ पर 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहां पर डाइजेस्टिव, यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग होती है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुर्सा फेब्रिसी की तो ये एक स्मॉल ग्लैंडुलर पाउच है जो कि लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ होता है और ये प्रोक्टोडिकम के डोर्सल वॉल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बर्ड
एडल्ट स्टेज में जाना स्टार्ट करता है वैसे वैसे क्या है, ये एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बुर्सा फेब्रिसी को हम पिजन्स का थाइमस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि जो बुर्सा फेब्रिसी होगा ये क्या होगा, थाइमस ग्लैंड की तरह या क्लोइकल थाइमस की तरह इसको हम बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ये क्या करता है, क्योंकि ये थाइमस है, लिम्फोसाइटिक टिश्यू है, तो ये क्या करेगा, क्लोएका को इन्फेक्शन से बचाने का भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं यही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बक्कल ग्लैंड्स की। ठीक है, तो बक्कल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होंगे, नाम से पता चल रहा है बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स आपको मिलेंगे कहां पर, बक्कल कैविटी के अंदर। और ये जो सिक्रीशन मतलब रिलीज करते हैं वो सलाइवरी सिक्रीशंस नहीं होते, वो सलाइवा नहीं कहलाते। ठीक है, जनरली ये क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं जिनका काम होता है फूड को बस सॉफ्ट करना, उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर थोड़ा बहुत एमाइलेज का कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में मदद करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो टंग होता है पिजन का, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगा। और म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन करना, फूड को सॉफ्ट करना। और प्लस ये क्या है, टंग बेसिकली हेल्प करता है फूड को अंदर निगलने में मदद करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो जनरली जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, अगर हम बात करें जो फेरिंजियल रीजन है वहां पर आपको दो सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है। सबसे आगे पेयर्ड एंगुलर सलाइवरी ग्लैंड्स और उसके जस्ट पीछे क्या है, अनपेयर्ड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो सबलिंगुअल का मतलब क्या है कि ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो ग्लैंड्स है, ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे इनको ऑब्वियस सी बात है सलाइवा बोलेंगे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सलाइवा बोलेंगे। और इनका काम क्या होता है, फूड को मॉइस्ट करना, उसको बेसिकली सॉफ्ट करने का काम करना होता है। ठीक है, कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट का मानना है कि जो सलाइवा ये सिक्रीट करते हैं उसके अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं गास्ट्रिक ग्लैंड्स। गास्ट्रिक ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होंगे, ऑटोमेटिकली ये स्टमक वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे। स्पेशली बात करें तो प्रोवेंट्रिकुलस वाले रीजन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो थिक एपिथेलियम लाइनिंग होती है प्रोवेंट्रिकुलस की, वहां पर आपको बहुत सारे गास्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ये गास्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर पेप्टिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली पेप्टाइड्स या फिर बात करें प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिवर। तो लिवर से आप देखेंगे कि जो लिवर एक लार्ज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिससे कि क्या होंगे, दो ट्यूब निकलते हैं। एक ट्यूब आपका पैरोक्सिमल, ये जो पैरोक्सिमल डिओडिनम है उसको सप्लाई करता है और एक आपका डिस्टल वाले को सप्लाई करता है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स का जो लिवर है उसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता, गॉल ब्लैडर एब्सेंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जो बाइल जूस बनता है वो डायरेक्टली डिओडिनम में सप्लाई कर दिया जाता है। गॉल ब्लैडर एब्सेंट होने का बेसिकली ये देखें तो ये एक फ्लाइट एडेप्टेशन है, या बोल सकते हैं इनका जो बेसिकली जो एरियल मोड है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्योंकि ये बाइल जूस सिक्रीट करता है तो बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट इमल्सिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर क्या है, आपको दो बाइल डक्ट्स देखने को मिलेंगे हर एक लिवर से। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो जनरली क्या है, लिवर क्या है, हॉलोड टू रिसीव द हार्ट डिओडिनम एंड गिजार्ड्स, यानी यहाँ पर आपको बेसिकली सप्लाई देखने को मिल जाती है हार्ट डिओडिनम और गिजार्ड से। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लेफ्ट बाइल डक्ट है वो तो पैरोक्सिमल लिम्ब से कनेक्ट होता है। तो ये देखो, ये लेफ्ट वाला पार्ट है तो ये पैरोक्सिमल डिओडिनम से कनेक्ट होगा। और ये जो राइट वाला है वो किससे, डिस्टल वाले से कनेक्टेड होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि जो डिस्टल लिम्ब है डिओडिनम का वो राइट लोब से कनेक्टेड होगा और जो आपका पैरोक्सिमल एंड है वो लेफ्ट बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का गॉल ब्लैडर देखने को नहीं मिलता, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो लॉस ऑफ गॉल ब्लैडर है बेसिकली ये क्या है, एरियल एडेप्टेशन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लिवर है वो बाइल का सिक्रीशन करेगा और ये जो बाइल है वो फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज बेसिकली क्या है, डिओडिनम के बीच में प्रेजेंट होता है क्योंकि जो डिओडिनम है वो यू शेप का बनता है और यहीं पे पेंक्रियाज बनेगा। अब ये पेंक्रियाज से क्या होता है, तीन पेंक्रियाटिक डक्ट निकलते हैं जो कि डिओडिनम के डिस्टल पार्ट में जाके ओपन होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो पेंक्रियाज की बात करें तो एक रेडिश ग्लैंड होता है जो कि डिओडिनम के आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है और अपने सिक्रीशंस को डिओडिनम में रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर तीन पेंक्रियाटिक डक्ट निकलेंगे जो कि डिस्टल लिम्ब ऑफ डिओडिनम में जाके ओपन होंगे और इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आपको बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है,
सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। सो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो डिओडिनम के अंदर ही बताया था मैंने कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन प्रेजेंट होता है और बहुत सारे एंजाइमेटिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं से सिक्रीशन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो जनरली आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे जो कि गिजार्ड की इंटरनल लाइनिंग बनती है, वहां पे ये सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं ये क्या करेंगे, बेसिकली फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये येलोइश ग्रीन कलर का होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, यानी जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है वो येलो ग्रीन कलर के होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीकल ग्लैंड। सीकल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स, यानी वेजिटेबल फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो सीकल ग्लैंड्स होते हैं वो अपना एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और सीकल ग्लैंड हमने इसकी पोजीशन देखी थी कि ये सीकल ग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, जो फिजियोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो पिजन है, पिजन के माउथ के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का टीथ देखने को नहीं मिलता, बीक में टीथ नहीं होता, टीथलेस होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो टंग है, ठीक है, टंग फूड को मैनिपुलेट करता है, फूड को लिब्रिकेट करता है, उसी को मेस्टिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो भी फूड वो स्वालो करता है उसको क्रॉप में भेजा जाता है, और क्रॉप के अंदर क्या होगा कि बेसिकली जो वाटर है, म्यूकस है, ये मिक्स्ड होगा और फूड को बैक्टीरियल एक्शन से बचाया जाएगा, और वहां पे फूड को बेसिकली थोड़ी सी नमी प्रदान की जाती है, उसको नमी मतलब उसको मॉइस्ट किया जाता है फूड को, सो दैट कि उसको इजिली डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं स्टमक के प्रोवेंट्रिकुलस में, ठीक है। फूड क्या होता है, प्रोवेंट्रिकुलस में एंटर करता है, जहां पर बहुत सारे गास्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन प्रेजेंट होते हैं जो पेप्टाइक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और फूड के अंदर जो बेसिकली अगर हम बात करें जो प्रोटीन्स वाला पार्ट है उसको पेप्टॉन्स के अंदर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनली जो गिजार्ड है, गिजार्ड क्या करेगा, फूड को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे से क्रश कर देगा। क्रश करने के बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, यानी गिजार्ड के अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो फूड है उसको अच्छे से क्रश कर दिया जाएगा, और फूड को अच्छे से क्रश करने के बाद फूड को भेज दिया जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा वहां पर उसका केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो उसके साथ मिक्स होंगे और फूड को अच्छे से ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी के अंदर जैसे सपोज करो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है जो कि फैट का डाइजेशन कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट का करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली जितने भी लिपिड्स कंपोनेंट है उनको भी, प्रोटीन कंपोनेंट्स है उनको भी ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे लिपिड्स है उनको फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में, इनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसको माल्टोज, लैक्टोज इनमें ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करने का काम कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। जनरली अभी हमने पढ़ा था कि डिओडिनम के बाद जो इलियम वाला पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका काम होता है फूड का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो वहीं पर क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा जो आपका रीनल सीकी है वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब करके क्लोएका के अंदर ड्राई फिशेस को भेज दिया जाता है, और फिर वहां पर क्या है, डायरेक्टली उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बर्ड्स के अंदर आपको हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनको एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट डेली कंज्यूम करना पड़ता है, उनके बॉडी वेट का आधा वेट का खाना इनको डेली खाना पड़ता है, सो दैट कि अपने एनर्जी डिमांड को वो पूरी कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा जो डाइजेशन होता है बर्ड में कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।